सुप्रभात बच्चों, पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। कल हम पढ़ रहे थे शक्ति और बल में अंतर, जिसमें हमने देख लिया था कि शक्ति प्रचंड बल है जबकि बल प्रगट शक्ति। शक्ति प्रजातांत्रिक होती है, बल प्रजातांत्रिक। तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति और प्रभाव, सॉरी शक्ति और प्रभाव में अंतर। क्या पढ़ेंगे? शक्ति और प्रभाव में अंतर। देखिए, दोनों में कई सारी समानताएं हैं तो कई सारी असमानताएं हमें शक्ति और प्रभाव में देखने को मिलती है, लेकिन दोनों औचित्यपूर्ण करने पर ही उचित पूर्ण करने पर ही वह मानी जाती है। तो देखिए, शक्ति और प्रभाव, शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है जबकि प्रभाव प्रजातांत्रिक। शक्ति दमनात्मक होती है, उसके पीछे भौतिक बल कार्य करता है, जबकि प्रभाव कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि इसी तरह शक्ति और प्रभाव की भी अनेक समानताएं और असमानताएं होती है। दोनों ही एक दूसरे को सबल प्रदान करते हैं, दोनों ही उचितपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है। तो देखिए, प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है, प्रभाव क्या उत्पन्न करता है? शक्ति उत्पन्न करता है। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को, ठीक है, प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को। नंबर दो में देखिए, क्या विद्या में प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है, लेकिन दोनों में अंतर भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। देखो, अब देखिए अंतर में आता है, शक्ति दमनात्मक होती है। शक्ति कैसी होती है? दमनात्मक। शक्ति कैसी होती है? दमनात्मक होती है।
जबकि शक्ति क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। पहला अंतर क्या आया, शक्ति धनात्मक होती है अर्थात इसके पीछे कठोर भौतिक बल कार्य करता है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति धनात्मक होती है जबकि मनोवैज्ञानिक होता है प्रभाव। नंबर 2, शक्ति का उपयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध कर सकते हैं। किसी की क्या कर सकते हैं, इच्छा के विरुद्ध कर सकते हैं। लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है। प्रभाव कैसा होता है, संबंधात्मक। शक्ति का उपयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है। क्या होता है, संबंधात्मक होता है। ठीक है, शक्ति ये हो गया दूसरा। नंबर 3, शक्ति तांत्रिक होती है, जबकि बल क्या होता है, प्रजातांत्रिक। जबकि बल प्रजातांत्रिक होता, जबकि शक्ति प्रजातांत्रिक होती है, जबकि प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है। क्या होता है, प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति कितनी भी अधिक हो उसे स्थिर हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है। नंबर 4, शक्ति कितनी भी हो उसे स्थिर रखने के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है। शक्ति, लेकिन प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रभाव को शक्ति
की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है भाई। अगला, जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों की पालना करवाते थे, जबकि महात्मा गांधी के प्रभाव का प्रयोग करते थे। तो ये हुए अंतर। आज हमने किसमें अंतर जाना? शक्ति और प्रभाव में अंतर हम देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि दोनों में बहुत सारी असमानताएं बहुत सारी समानताएं पाने के बावजूद भी बहुत सारी असमानताएं हमें देखने को मिलती है। हमने देखा कि शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है और प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है, लेकिन दोनों में समानताएं होने के बावजूद भी कई असमानताएं हमें देखने को मिलती है। जिसमें हमने पहला देखा कि शक्ति दमनात्मक होती है, इसके पीछे कठोर भौतिक बल काम करता है, जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है, अर्थात ये व्यक्ति की इच्छा के ऊपर उसके विचारों से प्रभावित होता है, इसलिए इसमें कोई कठोर बल की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा हमने देखा कि शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है, जबकि प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति का प्रयोग या शक्ति का उपयोग व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है, जबकि प्रभाव का उपयोग शक्ति का व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। शक्ति क्या होती है? धनात्मक होती है, बल संबंधात्मक होता है, क्योंकि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। ठीक है। शक्ति प्रजातांत्रिक होती है, जबकि प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है। तो ये मैंने लिखा है यहाँ, शक्ति प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है, तो शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है, लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। और अंतर में यहाँ लिखा मैंने कि शक्ति दमनात्मक होती है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति का उपयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है, जबकि प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति कितनी भी हो, उसे स्थिर रखने के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है। शक्ति कितनी भी हो, लेकिन उसे स्थिर रखने के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है, जबकि प्रभाव के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरीके से यहाँ हमने एक उदाहरण देखा कि अंग्रेज लोगों ने शक्ति के बल पर लोगों से अपने आदेशों की पालना करवाई, लेकिन महात्मा गांधी के प्रभाव के बल पर अपने आदेशों की पालना नहीं। तो आज ये हुआ शक्ति और प्रभाव में अंतर। ध्यान रहे, राजनीति विज्ञान, शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा नहीं है, क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहां नियम उपनियम बनाए जाते हैं, अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। इन सब को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आज कल हमने शक्ति और बल में अंतर देखा, आज हमने शक्ति और प्रभाव में अंतर देखा। तो इस तरीके से शक्ति और प्रभाव में अंतर पाया जाता है। अब पढ़ेंगे शक्ति शक्ति के रूप, अगला जो आता है वो आता है शक्ति के रूप। अब देखो, शक्ति के तीन रूप होते हैं, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। कौन कौन से तीन रूप कौन कौन से होते हैं? आर्थिक, सामाजिक और प्रजातांत्रिक, तीन रूप होते हैं। आज इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का बहुत विस्तार प्रयोग होता है, जिन्हें हम शक्ति के विभिन्न आयाम कह सकते हैं। मोटे रूप से तीन तरह की शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक या विचारात्मक शक्ति पहचान कर सकते हैं। तो शक्ति के रूप, राजनीति,
विज्ञान में शक्ति के, राजनीति विज्ञान में शक्ति के क्या होते हैं, में राजनीति विज्ञान में शक्ति, राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत विस्तृत प्रयोग होता है। शक्ति का बहुत विस्तृत प्रयोग होता है। क्या होता है? बहुत विस्तृत प्रयोग होता है। इसमें राजनीति विज्ञान में किसका? शक्ति का प्रयोग होता है, जिनमें हम शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं, जिन्हें हम शक्ति के, जिन्हें हम शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं, विविध आयाम कह सकते हैं। विविध आयाम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? विविध आयाम कह सकते हैं। मोटे रूप में 3 तरह की शक्ति, मोटे रूप में 3 तरह की शक्ति का अध्ययन हम करेंगे। और वो कौन कौन सी? पहली है राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। नंबर 2 आर्थिक शक्ति, नंबर 3 विचारात्मक शक्ति, विचारात्मक शक्ति। इनका अध्ययन करेंगे। इनका राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, विचारात्मक शक्ति, इन तीनों का अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, राजनीति विज्ञान में मोटे तौर पर बहुत विस्तृत प्रयोग होता है इसका, शक्ति का। लेकिन हम यहां 3 तरह की शक्ति, यानी राजनीतिक शक्ति, जिसमें हम राजनीतिक शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में राजनीतिक शक्ति, इसमें राजनीतिक शक्ति के से तात्पर्य है समाज के मूल्यवान संसाधनों, राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है राजनीतिक शक्ति से
तात्पर्य है राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज के मूल्यवान संसाधनों का वितरण। समाज के मूल्यवान संसाधनों का वितरण। अब मूल्यवान संसाधन कौन कौन से होते हैं? चलो मैं दो को मिटा देता हूं, इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। जैसे पद, जैसे पद, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि। दंड आदि। अब देखिए समाज को विभिन्न समूहों में आवंटन। आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन कौन करती है? सरकार। और सरकार भाई राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है कि जो समाज के मूल्यवान संसाधन है, पद प्रतिष्ठा, पुरस्कार, दंड, इनके विभिन्न समूह में आवंटन करने की शक्ति जिसके पास होती है उसे राजनीतिक शक्ति कहते हैं। और ये किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। सरकार के भी तीन अंग होते हैं। सरकार के भी कितने अंग होते हैं? तीन अंग। इनके पास होती है राजनीतिक शक्ति। व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, पालिका, और नंबर 3 न्यायपालिका। इनके पास होती है कौन सी? राजनीतिक शक्ति। इनके पास होती है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका करते हैं, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं। इनके अलावा विभिन्न दबाव समूह, राजनीतिक दल, प्रभावशाली व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, अतः इन्हें हम शक्ति के अनौपचारिक अंग कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये शक्ति के क्या होते हैं? के औपचारिक अंग। और जो दबाव समूह, प्रभावशील व्यक्ति, ये क्या होते हैं? अनौपचारिक अंग। अनौपचारिक
औपचारिक अंग। इस तरीके से हमने राजनीतिक शक्ति को देख भाई राजनीतिक शक्ति में हमने पढ़ा राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज के जो मूल्यवान संसाधन है उनका आवंटन या विभिन्न समूह में वितरण करने का के पास वितरण करने की शक्ति जिसके पास होती है उसे हम राजनीतिक शक्ति कहते हैं। तो देखिए जैसे कौन से होते हैं पद प्रतिष्ठा कर पुरस्कार दंड इनका विभिन्न समूहों में वितरण करने का कार्य कौन करती है। तो राजनीतिक शक्ति किसके पास भी सरकार के पास भी और सरकार के कितने अंग होते हैं व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका इन सभी के द्वारा इस शक्ति का उपयोग किया जाता है। इनके अलावा भी दबाव समूह है प्रभावशील व्यक्ति है ये भी नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो जो तीनों अंग होते हैं उन्हें औपचारिक अंग कहते हैं शक्ति का और जो दबाव समूह और प्रभावशील व्यक्ति जो नीतियों को प्रभावित करते हैं अनौपचारिक अंग कहते हैं। तो देखते रहिए पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को बने रहिए हमारे साथ।